हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 18th ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। आज अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया एज आई एम आउटसाइड, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं आज का पूरी समरी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो है डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के ऊपर। यहाँ पे एक हॉर्स की स्पीशीज़ है, उस हॉर्स की स्पीशीज़ पे क्या खतरा मंडरा रहा है मैं वो समझाऊंगा। इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज़ है, क्या इम्पैक्ट डाल रही है, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया नमीबिया टाइज के ऊपर। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया और नमीबिया की टाइज है वो किस तरीके से बनी है, उसका हिस्टोरिक एडवांटेज क्या है, उसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या है। फिर मैं डिस्कस करूंगा करंट चैलेंजेस क्या हैं जो जियोपॉलिटिक्स में प्रिवेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया नमीबिया की टाइज जो है वो एक नया विंडो को ओपन कर रही हैं। इन डिटेल काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। इसी से डायरेक्ट कनेक्टेड क्वेश्चन जीएस पेपर 2 2021 में जो आया था वो था, इफ द लास्ट फ्यू डेकेड्स वर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अफ्रीकास। क्योंकि अफ्रीका इस समय सेंटर पॉइंट हर एक कंट्री के लिए बन चुका है। चाहे हम बात करें चाइना की, चाहे हम बात करें यूएसए की। यूएसए ने भी सेम काम किया था। यूएसए ने कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आकर के यूएसए ने कहा वेलकम टू डेमोक्रेसी। व्हाई डिड इट सो? क्योंकि वहाँ पे जो कूप्स लगते थे जनरली, उसको यूएसए ने कहा कि हम अपनी मिलिट्री भेजेंगे। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा रीज़न था कि कॉन्गो में दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट रिजर्व है, और इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ था। मैं जो भी बोला करूं आप उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर किया करिए। मे बी मैं आपको गलत बता रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रेशनल तरीके से चेक करिए। आप सिर्फ डालिएगा नेट पे कोबाल्ट यूपीएससी पीवाईक्यू, आपको दिख जाएगा क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए थर्ड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है वो आखिर क्या सही है या गलत है, क्या उसमें चैलेंजेस हैं, क्या उसका इन्वर्स इम्पैक्ट हो सकता है। फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से कनेक्ट करके समझाऊंगा मैं आपको। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी रिलेवेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी रिलेवेंट है। काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे आज के आर्टिकल में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। इन शॉर्ट आसान सी भाषा में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एक नई स्टडी हुई है जिसका नाम है ग्रासलैंड्स इन फ्लक्स। ठीक है, ये पब्लिश हुई अर्थ जर्नल में। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे जो डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक घोड़े की स्पीशी है जिसे कहते हैं फेरल हॉर्सेस। ठीक है, ये जो डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है इसमें केवल ओनली हैबिटेट है इन फेरल हॉर्सेस का मतलब इस नेशनल पार्क, ये जो दिख रहा है आपको, इस नेशनल पार्क में ही केवल ये फेरल हॉर्सेस पाए जाते हैं। और ये किसके बीच में रीजन है? ब्रह्मपुत्रा और डिब्रू के बीच में रीजन है। तो अब बोलो सर इसमें दिक्कत क्या हो रही है? तो इस नेशनल पार्क के अंदर दो एक इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, दो इन्वेडर्स हैं। इन्वेसिव स्पीशीज़ मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज़ जो बाहर से आई हुई हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट वो नहीं होता, बट वो जहाँ पे जाती हैं वो एरिया पूरा ख़राब कर देती हैं। इसी से थोड़े दिन पहले मैंने आपको समझाया था वाटर हायासिंथ के ऊपर। प्रॉस्पोरिस जूलीफेरा भी क्वेश्चन में आया हुआ था पीवाईक्यूज में, आपको शो भी करूंगा। तो ये जो आपका वाटर हायासिंथ था वो क्या कर रहा था? पानी के ऊपर जैसे ही वो फैल जा रहा था, उसके बाद पानी के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही थी, तो पानी के अंदर की स्पीशीज़ खत्म हो जा रही थी। सेम उसी तरीके जो नेटिव स्पीशीज़ आई है, इसका नाम क्या है? बॉम्बैक्सीबा। साथ ही साथ आपकी ये लैगरस्ट्रोमिया स्पेशियसिया, ये अजार नाम से दो चीज़, सिमालू और अजार, ऐसे दिमाग में आपको रखना है। ये दो स्पीशीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं? इस ग्रासलैंड को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही हैं, खराब कर रही हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इससे इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने कहा कि डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क में ही फेरल हॉर्सेस पाए जाते हैं जहाँ पे इनका हैबिटेट होता है। अगर यहाँ पे ये ग्रासलैंड को कन्वर्ट कर देंगी शब्स में, मतलब अगर घोड़ों के पास चारा ही नहीं हो खाने के लिए, तो इनका सर्वाइवल बहुत ही डेंजर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन में है। आपको जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसको बस आप एक बार सिमालू और अजार नाम से आप पढ़ लोगे, आपके दिमाग में चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से एकदम रिटेन हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इसका कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। देखा जाए तो 2000 में ग्रासलैंड का जो परसेंटेज था वो 28.7 था, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट 25.58 थे। लेकिन 2013 के आते तक स्क्रब लैंड जो है 81.35 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ गया। स्क्रबलैंड क्या होता है आपने नोटिस किया होगा, मान लो ये सामने आपको दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे ग्रासलैंड मतलब प्रॉपर ग्रास, फिर स्क्रबलैंड क्या होता है? छोटी छोटी झाड़ियाँ भरना शुरू हो जाती हैं। तो जो घोड़े होते हैं झाड़ियों को तो नहीं खाते, उन्हें तो घास चाहिए होती है। तो ये तरीका होता है जिस वजह से यहाँ पे पूरी तरीके से धीरे धीरे वो
कन्वर्जन हो रहा है इन्वेसिव स्पीशीज़ की वजह से। अब 24 तक आते आते जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया, 23.47 तक बढ़ गया। इससे जो ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, वो श्रिंक हो गए हैं और जो डिग्रेडेड खराब हुए फॉरेस्ट हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आपको इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, फेरल हॉर्सेस का हैबिटेट कहाँ पे है, डिब्रू साइकोवा में है, कौन सी स्पीशीज, सिमालू और आपका अजार, ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसका देखते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, वन स्टेप फर्दर लेके चलते हैं, क्या मेंस के लिए रिलेवेंट हो सकता है। अगर इतना इन्वेसिव स्पीशीज इस ग्रासलैंड में आएगी तो यही है फेरल हॉर्सेस, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, यहाँ पे जो एंडेमिक स्पीशीज हैं जो इस ग्रासलैंड में पाई जाती हैं उनमें रिडक्शन होगा। अगर थ्रेट देखा जाए तो जो बंगाल फ्लोरिकन है, हॉक डियर, स्वैम्प ग्रास बैबलर, ये सबको थ्रेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम इस ग्रासलैंड का डिपेंडेंट है इन स्पीशीज पे, और ये स्पीशीज भी डिपेंडेंट है इन ग्रासलैंड के ऊपर में। तो अगर यहाँ पे ये ग्रास हट जाएंगी तो इन स्पीशीज को जगह नहीं मिलेगी ना जहाँ पे ये अपनी ब्रीडिंग फीडिंग कर पाए अच्छे तरीके से, तो इससे दिक्कतें बहुत होंगी, इससे हैबिटेट जहाँ पे रहती है वो डिग्रेड हो जाएगा। और कॉसेस क्या है, कॉसेस में ब्रह्मपुत्र फ्लड भी एक रीज़न है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा ब्रह्मपुत्र का जब फ्लड आता है तो आसपास के विलेजेस ग्रासलैंड भर जाते हैं। साथ ही साथ जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है वो भी पड़ता है, विलेजेस जो हैं वो पार्क के अंदर एंटर कर रहे हैं, मतलब लोगों का हैबिटेशन बढ़ रहा है। थर्ड जो रीज़न है वो है इन्वेसिव स्पीशीज या नेटिव इन्वेडर्स जो है उनका स्प्रेड होना। ये आर्टिकल स्प्रेड ऑफ नेटिव स्पीशीज के ऊपर था, ठीक है। तो कॉजेस अलग अलग होते हैं, इनका आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब रिकमेंडेशन या फिर सोल्यूशन क्या है, मैं हमेशा जो भी आर्टिकल समझाता हूँ उस आर्टिकल को मैं इस फॉर्म में देता हूँ कि आप उसको अपने आंसर्स में फ्रेम कर सकें, ठीक है। तो हम पहली बात तो ग्रासलैंड की रिकवरी के ऊपर प्रोजेक्ट चलाएं, जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं उनको कंट्रोल करें, सर्विलांस को और अच्छा करें, और फॉरेस्ट विलेजेस जो हैं, ऐसे विलेजेस जो कि फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं उनका रीलोकेशन किया जाए। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट होना चाहिए, जिससे लोगों को एक प्रोत्साहन मिले कि आप लोग अच्छी तरीके से कंजर्वेशन करिए, नहीं तो इससे जो भी दिक्कतें होती हैं लोगों में अवेयरनेस हो। 2013 में जो क्वेश्चन आया था ये आपको खुद से करना है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉनाज ऑफ इंडिया, घरियार, लेदरबैक टर्टल एंड स्वैम्प डियर। मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाता स्वैम्प ग्रास बैबलर, यहाँ पे स्वैम्प डियर का भी मेंशनिंग होती है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो घरियाल और लेदरबैक आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बट फिर भी आपको नेट पे सर्च करना है, एक बार इसकी फोटो देखेंगे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। 2020 में क्वेश्चन अगेन स्वैम्प डियर के ऊपर आया, देख रहे हैं कितना इनको प्रेम है यूपीएससी को। 2013 में आया, 7 साल बाद फिर स्वैम्प डियर के ऊपर उठा दिए। कहाँ पे पाया जाता है, कान्हा, मानस, मुद्दुमलई या फिर ताल छप्पर, तो कान्हा में आपको स्वैम्प डियर मिलते हैं। फिर 2018 में क्वेश्चन आया था प्रोस्पोरिस जूलीफेरा ऑफन मेंशन इन न्यूज़ क्या है। अभी 2 दिन पहले मैंने इसके बारे में बताया था, ये आपका बायोडाइवर्सिटी जो है एरिया की ख़त्म कर देता है। और सेम यही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कौन सा, सिमालू और आपका अजार, ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो बायोडाइवर्सिटी ही तो कम कर रहा है। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, जो वहाँ की स्पीशीज़ है लोकल वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाती है इन्वर्सली। तो ये तरीका होता है समझने का, जब मैं PYQ आपको बताऊँगा तो आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के पॉइंट में से आपको PYQ समझना है और फिर आपको अपने मेंस का फ्रेमवर्क तैयार करना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया नमीबिया टाइज के ऊपर है। अब आपने नोटिस किया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जुलाई 25 को एड्रेस किया था नमीबिया की नेशनल असेंबली में। वहाँ पे उन्होंने जो भी वहाँ की लोकल हेरिटेज थी उसको हाईलाइट किया था। वहाँ पे एक वेलविचिया प्लांट, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था 25 जुलाई के, आप आर्टिकल अगर देखेंगे जुलाई के आर्टिकल मैंने इस बारे में काफ़ी डिस्कशन किया, जहाँ मैं समझाया था ये बहुत ही ओल्ड प्लांट, अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर ओल्ड प्लांट भी कहा जाता है। मैंने कहा था इसके ऊपर चांसेस भी हो सकते हैं आने के। तो ये जो पूरा असेंबली में इन्होंने स्पीच दी थी उसका काफ़ी सिग्निफिकेंस हुआ। इससे क्या हुआ, जो शिफ्ट हो रहा है इससे पता चलता है कि अफ्रीका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया का नहीं, केवल बाकी दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे अमेरिका की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, इवन दो रशिया, ये सब लोग का कंसंट्रेशन धीरे धीरे अफ्रीका के ऊपर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अफ्रीका है वो अभी भी अनटैप्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो धीरे धीरे सब लोग अपना अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास यूनिक क्या है ऐसा, ठीक है, इंडिया की जो एंगेजमेंट है नमीबिया के साथ वो
तीन स्टेप फॉर्म में चल रही है। पहली बात तो जो उनकी हिस्टोरिकल सॉलिडारिटीज़ है, जो उनका इतिहास था उसको हमने सपोर्ट किया, उसके साथ हम शामिल हुए। जैसे एंटी कॉलोनियल टाइज हमारी काफ़ी थी। पैन नमीबिया में जो फर्स्ट डिप्लोमेटिक ऑफिस था वो न्यू दिल्ली में हुआ था स्वैपो का। स्वैपो मतलब जो आपका साउथ अफ्रीका की जो लिबरेशन पार्टी थी उसका हमने जब पूरी तरीके से नमीबिया में सिचुएशन ख़राब थी तो हमने उसका एक डिप्लोमेटिक ऑफिस ओपन किया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल दिवन प्रेम ने यहाँ पे पीस मेकिंग जो मिशन होते नमीबिया में उसमें भाग लिया, उसमें बहुत सपोर्ट किया, लीडरशिप स्टाइल दिखाई। तो इससे ये पता लगता है कि हमने नमीबिया को पहले काफ़ी सपोर्ट दिया है। इससे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सॉलिडारिटी या फिर भाईचारा भी दिखता है। इवन दो अगर देखा जाए वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको अभी बताया अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने वहीं पे 2 देश छोड़ के कॉन्गो में आकर के अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट काफ़ी पाए जाते हैं अफ्रीका में। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि जब जियोपॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा टेंस्ड हो तो उसमें हमें एक ऐसी कंट्री चाहिए, छोटी छोटी कंट्रीज, जहाँ पे हम अपने डॉक्ट्रिन्स को, हम अपने सिद्धांतों को ऐसे फॉलो करें कि वो हमसे इमोशनली कनेक्ट हों, केवल कमर्शियल बेसिस पे ना कनेक्ट हों। इसी वजह से हम फॉलो किसको करते हैं, हम NEM को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ जो नमीबिया है वो भी NEM को फॉलो करता है, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता है। वो नमीबिया कहता है हम किसी भी एक कंट्री के साथ नहीं है, हम एक न्यूट्रल पार्टनर है। हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ हमारा प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट इन द सेंस नॉट जस्ट प्रॉफिट, इट जस्ट कि हम एकदम न्यूट्रल तरीके से काम करेंगे, किसी एक कंट्री का सहारा या किसी एक कंट्री के साथ एकदम पर्पसफुली, चाहे वॉर लाइक सिचुएशन हो कहीं पे, हम वो नहीं देंगे। ठीक है, इंडिया भी उसमें फॉलो करता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रपोगेट की गई थी। साथ ही साथ गुजराल डॉक्ट्राइन की बात होती है। गुजराल डॉक्ट्राइन में क्या होता है, अपने से छोटों की मदद करना और इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट न करना। हम बहुत अच्छे से इसको फॉलो करते हैं। सेम चीज़ हमने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी की थी जाकर के, जो कि कैरिबियन नेशन है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, किस तरीके से हमारे एफर्ट हैं। तो पहला स्टेप तो शेयर्ड सॉलिडारिटी है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है, ये यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, ये प्रैग्मेटिक प्रेजेंट कोऑपरेशन। अगर हम करेंटली देखें तो हम अच्छे तरीके से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली $800 मिलियन का है। इंडिया अफ्रीका की जो पार्टनरशिप है वो भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। इंडिया नमीबिया का IT सेंटर भी बन रखा है। इंडिया विंग जो है नमीबिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ नमीबिया में इंडिया विंग पर्टिकुलरली है, ठीक है। जो इंडिया की IT स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नमीबिया में बढ़ चढ़ के वो तो फ्रूटफुल हो रही है, ठीक है, इम्प्रोवाइज कर रही है, प्रमोट हो रही है। और इससे नमीबिया की पॉपुलेशन डिजिटल रेडी हो रही है। हम कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको लिटरेट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, R&D में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड को दिखाती है। अब बात करें फ्यूचर ओरिएंटेड नॉलेज पार्टनरशिप की, तो इसमें पहली चीज़ तो हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो हमने नमीबिया से पहला अफ्रीकन मतलब ये पहला अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे हमने UPI को अडॉप्ट किया, ठीक है, जहाँ पे हमने UPI को इनकल के मतलब UPI को हमने वहाँ पे डाला कि भैया आप UPI को यूज़ करो, और वो पहला UPI का अडॉप्टर भी बना, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं फॉलो कौन सा मॉडल कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को अच्छे तरीके से करें, केवल टेक और टूल को एक्सपोर्ट ना करें बल्कि हम डिजिटल आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट दें। जनरली अगर देखा जाए दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं, बस सपोर्ट देती हैं सामान का, वो सामान बना कैसे वो नहीं पता, लेकिन हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग सपोर्ट करें, भैया आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको रिजिलियंट बना रहे हैं डिजिटल तरीके से, जिससे कभी कोई शॉक हो तो, शॉक इन द सेंस चाहे इकोनॉमिक शॉक हो या कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो वहाँ पे उनको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भरोसे को और ज़्यादा बिल्ड करती हैं। अगर देखा जाए क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है नमीबिया की, पहली बात तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनरल रिजर्व्स देखा जाए, स्पेशली यूरेनियम, यहाँ पे टेक बेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो नमीबिया कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर इंडिया का जो विजन है, इंडिया का जो सपना है इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस का, उसके साथ अलाइन करता है नमीबिया। साथ ही साथ जो आपका ग्लोबल साउथ का एजेंडा है, क्या एजेंडा हम रखते हैं कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने का, तो उसके साथ हम इंक्लूड करते हैं, शेयर करते हैं इस एजेंडा को, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन में केवल ये नहीं है कि हम केवल प्रॉफिट बेनिफिट देख लो, अब हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। पहले चैलेंजेस तो ये है कि अभी पिछले 30 साल में पहला प्राइम मिनिस्टर है जो यहाँ पे विजिट हुए, तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक बोलते हैं ना लैक है डिप्लोमेसी में कि अभी तक हम नहीं जा पाए। जो सच है उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इससे केवल जो अभी गए उसमें केवल 2 MOU साइन हुए, ठीक है, उतना ज़्यादा
बड़े लेवल पे इम्पैक्ट नहीं दिखा हुआ है। साथ ही साथ अभी भी कोई कंक्रीट प्रोग्रेस नहीं हुई है क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन के ऊपर। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर चीज़ में एक चीज़ बात हो रही है कि हम किस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्वायर कर सकें। हर कंट्री चाह रही, क्यों? क्योंकि हर जहाँ पे चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात की जाए, चाहे सैटेलाइट्स की बात की जाए, चाहे स्पेस की बात की, सब में एक चीज़ काम हो रही है, वो है क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्योंकि कुछ भी बनाना है उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी चिप की, और चिप कैसे बनेगी? सिलिकॉन बेस्ड चिप बनेगी या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बनेगी। सब के सब क्या होंगे? रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इस वजह से उनका अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। और अवेलेबिलिटी कैसे होगी? जब ये कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने वो एक मिस कर दी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन गैप भी है, अभी भी इंडिया ने एक प्रॉपर तरीके से नहीं डिसाइड किया हम कैसे फॉलो करेंगे इस फ्रेमवर्क को। तो ये कुछ गैप्स और चैलेंजेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सामने, ठीक है। चलिए, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में हम इसको अच्छे से प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। दिस वर्ड मेरे दिमाग में इंस्टीट्यूशन था, बट आई एम सिंपली रीडिंग। इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं गेन को। समटाइम्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ना, अब मैं ऐसा नहीं रिकॉर्ड में एडिट कर रहा हूँ वीडियोज़ का, आई एम जस्ट रीडिंग, जो फ्लो में आ रहा है मैं आपके साथ बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, द मोमेंट यू रीड इट अप, क्योंकि ये आर्टिकल से डाले हैं तो वो वर्ड थोड़े से स्टटर होते हैं, फाइन। अभी जब एक दो बार, हमेशा ध्यान रखिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, नो वन इज़ परफेक्ट। कभी आपसे गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जब एक्सेप्ट करोगे ना तो आपके लिए इंप्रूवमेंट का स्पेस दिखेगा, क्योंकि है तो एट द एंड इंग्लिश ही। अगर कहीं गलती हो रही है, भले ही पब्लिक में रहो, उसको आप एकदम एकदम ओपनली एक्सेप्ट करके बोलो हाँ ये हुई है, बट शो करो इस साइन को कि नहीं मैं इंप्रूव भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, लेकिन तीसरी बार यू विल ईजिली बी एबल टू डू दैट थिंग, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं ज़रूरत क्या है। फिर हमें बियॉन्ड सिम्बॉलिज्म जाना होगा। हमें केवल सिंबल नहीं दिखाना होगा, साइन की नहीं हम तो बहुत ही इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं इंडिया नामीबिया के रिलेशन को, नहीं। हमें एक प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल विल दिखाना होगा। ऐसा ना हो कि जब बीजेपी गवर्नमेंट जाए तो जब दूसरी कांग्रेस गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, तो वो पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दे कि नहीं नामीबिया इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें एक प्रॉपर पॉलिटिकल विल चाहिए, एक फॉलो थ्रू होना चाहिए कंसिस्टेंट लेवल पे कि ये चीज़ कंसिस्टेंटली चलती रहे, क्योंकि अफ्रीका इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सस्टेनेबल पार्टनर, ठीक है, क्योंकि वो हमारी फिलॉसफी से और ज़्यादा प्रभावित होता है। साथ ही साथ इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे ग्लोबल साउथ में, वो कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे करती है? ड्यूरेबिलिटी पे, ट्रस्ट पे, और किस तरीके से हम अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज़ है, जो अफ्रीका की खुद की सेल्फ प्रायोरिटीज़ हैं, उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ में तो ऐसा नहीं केवल अफ्रीका है, ग्लोबल साउथ में साउथ अमेरिका भी आ रहा है, ग्लोबल साउथ में साउथ एशिया भी आ रहा है। तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी हमारी बनेगी ड्यूरेबिलिटी पे, ट्रस्ट पे, और कितने अच्छे से हम उनकी मदद कर पा रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव को भी सामने रख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करता है इंडिया की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। अब देखिए हुआ क्या, इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक कर लिया। हमने 5 साल पहले ही जो टारगेट रखा था 2030, 25 तक ही हमने कर लिया, टारगेट अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंतर्गत। अब जो ब्लेंडिंग है वो 1.5% से लेके 20% हुई। पिछले 10 साल में अप्रॉक्सीमेटली 18.5% ब्लेंडिंग बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने अच्छी दी है, इंसेंटिव दे रखा है शुगर इंडस्ट्रीज़ को। अब बनता कैसे इथेनॉल? यही तो है, ये जो शुगर है ये अब जाएगी, इससे जो निकलेगी, इसका बोलते हैं ना जब जूस निकल जाता है तो जो बचता है एरिया, उसी से को तो इथेनॉल बनाते हैं, उसको अल्कोहल में कनेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रॉपर फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बन जाता है, और उसी इथेनॉल को डाल देते हैं फ्यूल में, पेट्रोल में, और वही इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ना क्रिटिकल लेवल पे चलते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन दिस थिंग। उस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि क्या एक डिफरेंट एस्पेक्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। अगर आप सिर्फ बोलेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग तो सबसे बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, सिर्फ बढ़िया बढ़िया बोलते जाओगे, तो वो आप क्रिटिकली एग्जामिन नहीं कर पाओगे। तो पहले देखते हैं गवर्नमेंट ने बेनिफिट जो थे क्या क्लेम कर रखे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया CO2 का एमिशन 700 लाख टन तक कम हुआ है, ये गवर्नमेंट का पहला क्लेम है। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा 71.40 लाख करोड़ हमने फॉरेक्स में बचाए हैं, क्योंकि उतना हमने कम ऑयल इंपोर्ट किया है। क्योंकि 100% अगर हम ले रहे थे अभी तक, तो उसमें अगर हमने 10% इथेनॉल मिला दिया तो 10% हर 100 में तो हमने मिलाया होगा, तो 10-10 करते करते टोटल कितना बच गया? 71.40 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो हमने स्टेप्स लिए, जो सब्सिडीज दी, इससे क्या हुआ? फार्मर की इनकम बहुत बढ़ गई है। स्पेसिफिकली जो शुगर केन का प्रोक्योरमेंट होता है, जो गन्ने होते हैं, जिस भी में
किसान भागीदार होते हैं गन्नों में, उसमें उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। लेकिन अब ये तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है। अब देखते हैं जो व्हीकल, मतलब हमारे जैसे जो व्हीकल ओनर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, आप जैसे जो गाड़ी चालक हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो कहते हैं कि भाई साहब उसमें से 2/3 लोगों ने अपोज किया E20 को। उन्होंने कहा कि भाई साहब ठीक है, इससे कहीं ना कहीं माइलेज ड्रॉप हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है और कंज्यूमर की चॉइस उतनी ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पे नहीं है। ये चीज़ रिसेंटली जो आपका हीरो मोटर कॉप थी उसने भी चीज़ बोली थी कि 2015 से पहले जो इंजन बने हुए हैं, उन्होंने कट ऑफ डेट भी थी कि इसके पहले जो इंजन बने हैं वो इंजन इतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है कि इथेनॉल अगर उसमें डाला जाएगा तो इथेनॉल धीरे धीरे क्या करता है, टंकी को काटने लग जाता है, टंकी में जंग लगना चला जाता है, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो आपको पता है किसी भी लोहे में अगर मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ज़्यादा जब जाएगी तो वो जंग लगेगी। तो ये चीज़ हीरो ने भी कही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक दिखाती है कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जो नीति आयोग है उसने भी कहा है कि भाई साहब जो कंज्यूमर को लॉस हो रहा है उसके लिए टैक्स इंसेंटिव भी दिए जाने चाहिए। आपको पता है नीति आयोग सिर्फ सजेशन देता है, पॉलिसी नहीं बनाता। तो नीति आयोग ने ये सजेशन दे रखा था। अब देखते हैं एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। पहली बात ये समझते हैं, अब देखो थोड़ा सा क्रिटिकल लेके चल रहा हूँ मैं क्योंकि आर्टिकल उसी पर था। अब एग्रीकल्चर के रेफरेंस में देखा जाए तो जो इथेनॉल आ रहा है उसमें शुगर केन इंडस्ट्री सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। तो शुगर केन में जो इथेनॉल के लिए शुगर केन की सप्लाई होती है 2014 में 40 करोड़ लीटर था, देखिएगा ध्यान से डेटा। लेकिन फिजिकल ईयर 24 तक, पिछले साल तक आते आते 670 करोड़ लीटर आपका शुगर केन लग रहा है। आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा, 40 करोड़ लीटर 2014 में और बढ़ के कितना हो गया, मतलब मल्टी फोल्ड हो चुका है। इसमें से जो 9% का शुगर आउटपुट था वो डाइवर्ट हो चुका है। मतलब जनरली पहले शुगर क्या होता था, उसका पर्पस होता था कि हाँ इससे चीनी बनाएंगे, जैगरी बनाएंगे क्या, लेकिन अब क्या है उसमें से 9% को हमने पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल की तरफ। लेकिन अब थोड़ा और क्रिटिकल लेवल पे जाए, शुगर केन जो होता है वो ऐसी क्रॉप है जो कि बहुत पानी को कंज्यूम करती है। 60 to 70 टन वाटर लगता है 1 टन शुगर केन बनाने में, एक टन शुगर केन होने में। आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा पानी लग रहा है। महाराष्ट्र के रीजन में देखा जाए तो अब लोग वो होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट फ़ायदा देगी, लोग तो वही करेंगे। तो महाराष्ट्र में लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है, तो वो लोग खूब करना, एकदम गन्ने की खेती इतने अच्छे से करने लग गए। सोचे गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो अब चाहे ग्राउंड एक्सट्रैक्शन करो चाहे जैसे करो बस बो। लेकिन वहाँ पे तो कोई पेरेनियल रिवर है ही नहीं ना। क्या आपने महाराष्ट्र में कोई गंगा रिवर या फिर कोई ऐसी रिवर जो हिमालय से आ रही है सुना है? नहीं है। वहाँ पे रिवर डिपेंडेंट है रेन वाटर के ऊपर, और जो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता है वो कहाँ से होता है, बारिश से तो होता है। तो अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा ही नहीं और सिर्फ एक्सट्रैक्शन होता जाएगा तो वो तो कहीं ना एक्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुगर केन देना है। क्यों शुगर केन देना है? क्योंकि इथेनॉल जाना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है, और गवर्नमेंट कहने पर नहीं जा रहे, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। नॉर्मल किसान ऐसे ही करता है। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अब इससे फार्मर्स के अमंग डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, इंडिया का जो ऑलरेडी 30% डिग्रेडेड लैंड हो चुका है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अटेम्प्ट भी हुआ अगर देखा जाए तो। पहले जहाँ पे राइस हो रहा था वहाँ पे अब हमने कहीं ना कहीं क्या शुरू कर दिया, शुगर केन पे आए। मेज़ जहाँ पे हो रहा था अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया शुगर केन में। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पहले जो मेज़ हो रहा था अब हम वहाँ पे उस जहाँ पे क्या हो रहा है, शुगर केन हो रहा है। इससे हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है उतने अमाउंट का, 9.7 लाख टन तक का हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है मेज़। तो अपने आप में बहुत ही ये क्रिटिकल और एक बहुत ही सोचने वाला विषय है ये। और अगर देखा जाए बाय 2034 22% शुगर केन का आउटपुट वो इथेनॉल में जा सकता है। बहुत बड़ी चीज़ है। शुगर केन का जितना आउटपुट है वो किस में जाएगा, इथेनॉल में जाएगा। आप सोच के देखिए फिर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर इसका इकोनॉमिक डायमेंशन देखा जाए तो जो आपकी ऑयल कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर आपकी एंटरप्राइजेज होती हैं, उन लोगों ने क्या किया, जैसे IOC, BPCL, ONGC, गेल, इन लोगों ने 42% जो डिविडेंड था गवर्नमेंट को दी, जो कि 71.27 लाख करोड़ था। लेकिन साथ ही साथ इसके क्या हुआ, जो क्रूड ऑयल में प्राइसेस थे वो भी कम हुए। लेकिन क्या आपने कभी अपना पेट्रोल प्राइस कम होते देखा है? नहीं, क्योंकि जो कम हो रहा था गवर्नमेंट उसको सब्सिडी की तरीके से दे रही थी। इतना प्रॉफिट हुआ लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको सब्सिडी में डाल ताकि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो सके। लेकिन उसका इम्पैक्ट, बेनिफिट इथेनॉल का पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया, राइट। अब अगर देखा जाए इसका ट्रेड कंसर्न क्या है, US प्रेशर कर रहा है कि भैया आप हमसे इथेनॉल लो, ठीक है।
अब इससे क्या हो रहा है, जो इंडिया के किसान है, शुगर मिल एसोसिएशन है, वो इस इंपोर्ट से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया अगर आप बाहर से लेना शुरू कर दोगे तो जो किसान हमारे यहाँ पे खेती कर रहे हैं, किस चीज़ की खेती, शुगर केन की, उन पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक ट्रेड कंसर्न भी है। और अगर यूएस से नहीं करें, यूएस बोलेगा हमसे क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन खड़ी होती है सामने। बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन, साथ ही साथ इथेनॉल की। अब आपने नोटिस किया होगा इथेनॉल हम क्यों कर रहे हैं। इथेनॉल में हम बोलते हैं भाई कहीं ना कहीं ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है, दूसरा क्या है, ये सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल तरीके से पोल्यूशन को कम करेगा, ये एक पार्ट हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी तो यही कहा जाता है कि वो भी एनवायरमेंट को सेव करता है। तो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और इथेनॉल है, दोनों में एक कंपैरिजन करते हैं कि दोनों को अगर यूज़ किया जाए तो कौन ज़्यादा फायदेमंद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अडॉप्ट किया जाए तो 7.6% जो व्हीकल की सेल थी वो आपकी कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो टारगेट है वो 30% बाय 2030 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इथेनॉल से भी ज़्यादा वो एमिशन रिडक्शन करती है। ठीक है, इथेनॉल अगर एक्स अमाउंट करता है तो उस एक्स अमाउंट से भी कम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी तो चैलेंजेस होंगे ना। पहला चैलेंज क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं उन पे हमारी काफ़ी डिपेंडेंस होती है। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अच्छे से प्रमोट नहीं कर सकते हैं। चाइना अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट नहीं करने देता, वो सप्लाई को डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। किसकी? रेयर अर्थ एलिमेंट की। क्यों अच्छी है? क्योंकि इनिशियली 1930 से ही चाइना ने इस पर इन्वेस्टमेंट किया था। तो आज ये सिचुएशन हो चुकी है कि चाइना बहुत ज़्यादा 70% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना के पास है। वो कि अमेरिका भी उस चीज़ में कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। अमेरिका भी डिपेंडेंट है। अमेरिका की जो डिफेंस सप्लाईज है, अमेरिका में जो वेपन सिस्टम बनते हैं, अमेरिका में जो रडार सिस्टम बनते हैं, स्पेसक्राफ्ट बनते हैं, उसमें चाइना से रेयर अर्थ एलिमेंट आ रहे हैं, क्रिटिकल एलिमेंट आ रहे हैं। और ये चीज़ यूएसए को बहुत खटक रही है। यूएसए को लग रहा है कि भाई साहब अगर हम चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट होंगे, चाइना ने अपनी सप्लाई रोक दी तो हम तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। तो पॉइंट इज नॉट कि रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व नहीं है, रिजर्व हमारे पास भी है, हर कंट्री के पास है। पॉइंट इज ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ही कॉस्टली होती है। दिस इज वाई चाइना ने बहुत ही इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो आज हमको ये ऐसा लिख रहा है। ठीक है, चाइना धीरे धीरे नेगोशिएट भी कर रहा है, इंडिया नेगोशिएट कर रहा है चाइना के साथ, जैसे जर्मेनियम जैसे एलिमेंट हमें मिलना स्टार्ट हो जाए, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को और अच्छे से सप्लाई कर सकें और अच्छे से हम उसको यूज़ कर सकें अपने पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में। पॉलिसी के लेवल पे देखा जाए तो उसमें क्या क्या अनसर्टेनिटी देखी जाए, वो है कि जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये चीज़ कही कि इथेनॉल ब्लेंडिंग और ज़्यादा हम इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इस चीज़ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। अब इस पूरी चीज़ का अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहली चीज़ तो जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है ये शॉर्ट टर्म गेन को दिखाती है। ऑयल सेव होगा, फार्मर इनकम बढ़ेगी, एमिशन रिडक्शन होगा। लेकिन आपको मैंने साथ ही साथ यही बताया ना, महाराष्ट्र का रीजन है जो आपका इथेनॉल आ कहाँ से रहा है, शुगर केन से तो आ रहा है। तो वहाँ पे और ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होगा, तो इससे डिस्ट्रेस होगा वाटर में, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। वो सवाल, उसमें काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये एक्चुअल में इथेनॉल ब्लेंडिंग उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि वाटर इंटेंसिव शुगर केन है, लिमिटेड कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस नहीं। मैंने आपको भी समझाया, कंज्यूमर को लग रहा है कि भैया इससे एवरेज गिर रहा है, कंज्यूमर को लग रहा है कि इससे हाई चांसेस हैं कि क्या हो रहा है, जो व्हीकल्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ग्लोबल ट्रेड प्रेशर भी कहीं ना कहीं अपने आप में, जो मैंने आपको अमेरिका की एग्जांपल बताया। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ताकि डीकार्बनाइजेशन हो सके। बट अगर हमको एक्चुअली में डीकार्बनाइजेशन करना है तो हमें सबसे पहले इथेनॉल को बैलेंस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अडॉप्शन के साथ, और एक प्रॉपर तरीके से हमें एक रेयर अर्थ एलिमेंट जिसका बहुत ज़्यादा पिवटल रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, उसकी सप्लाई अच्छे से करनी पड़ेगी, उसकी सप्लाई चेन को मेंटेन करना पड़ेगा। तभी हम जाकर के कहीं ना कहीं एक सस्टेन्ड और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।